तो मैं ये बोल रहा था कि हमारे पास अगर 100% सीट में से 67% सीट्स जो हैं, वो 67% सीट्स हमारे पास जो हैं वो जाती हैं किसके पास? होम स्टेट्स के पास। तो होम स्टेट्स को हम लोगों ने 67% सीट्स दिया हुआ है ऑलरेडी, एंड जो अदर स्टेट्स हैं उसको 33% सीट्स दी हुई हैं। एंड देन उसके अंदर डिफरेंट कैटेगरीज हैं। मेनली हम लोग 5 कैटेगरीज को ही लेके चलते हैं: SC, ST, OBC, नॉन क्रीमी लेयर, एक क्रीमी लेयर है और एक नॉन क्रीमी लेयर है। तो वो फाइनेंशियल स्टेटस से पता चलती क्रीमी लेयर है नॉन क्रीमी लेयर। डिफेंस 25%, और जो बाकी की बचती हैं वो हमारे पास बच जाती हैं जनरल कैटेगरी के लिए, जिसको अनरिजर्व कैटेगरी बोला जाता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये हमारे पास 2 सीट्स हैं, ठीक है जी। अब हम लोग अगर हम सैनिक स्कूल नगरोटा की बात करें तो सैनिक स्कूल नगरोटा में हमारे पास जो है, वी आर हैविंग 55 सीट्स फॉर सैनिक स्कूल में बॉयज के लिए है 55 सीट्स। दैट इज द ओवरऑल सीट्स। एंड हर स्टेट में या तो 10% सीट्स हैं गर्ल्स के लिए, या मैक्सिमम 10 सीट्स हैं गर्ल्स के लिए। तो इससे एक बात तो समझ आती है कि भाई अगर गर्ल्स के लिए अगर हम करें तो गर्ल्स का मेरिट थोड़ा सा ज्यादा टफर है, क्योंकि गर्ल्स के पास सीट्स कम है। बाकी बॉयज के पास कंपैरेटिवली सीट्स ज्यादा है, लेकिन गर्ल्स के पास सीट्स कम है कहीं पर भी अगर हम देखेंगे तो। और एक और इम्पोर्टेंट बात ये भी है यहाँ पे समझने वाली, इस बार जो मेन फाइट है वो फाइट अपने होम स्टेट की कम है, बल्कि इस बार जो मेन फाइट है वो है अदर स्टेट्स की ज्यादा। फॉर एग्जाम्पल, अगर तो किसी का मेरिट जो है कट ऑफ में आ जाता है तो वो होम स्टेट को पिक कर लेगा डेफिनेटली, उसका तो बात बन गई। लेकिन अगर जो होम स्टेट को नहीं लेके चलेगा, वो हमारे पास ये जो जिसका नंबर पहली लिस्ट में या किसी भी तरह से होम स्टेट में नहीं आता है, तो फिर वो हमारे पास किस में आएगा? फिर वो अदर स्टेट्स में जाएगा। और अदर स्टेट्स का भी एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया है जो इम्पोर्टेंट है, जिसको ध्यान देना है। वो ये कि अदर स्टेट में वो किसी भी स्टेट से 25% से ज्यादा बच्चे नहीं लेंगे। मतलब फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास किसी स्टेट में या हमारे पास अदर स्टेट्स की सपोज 8 सीट्स हैं, तो 8 सीट्स में बच की हैं, और उस 8 सीट्स में सपोज JNK के 3 बच्चे फॉल कर रहे हैं या 4 बच्चे फॉल कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे बात करूं कि JNK के एक बच्चे के मार्क्स फॉर एग्जाम्पल 242 हैं, एक के मार्क्स 240 हैं, एक के मार्क्स 239 हैं, एक के मार्क्स, ये सब JNK के बच्चे हैं। और सपोज एक बच्चा है जो गुजरात का है और उसके मार्क्स हैं लेट्स से 237। तो अब 8 सीट्स में से ये मैक्सिमम जो है वो 2 सीट्स JNK को ही मिल सकती हैं। इन अगर अगर हमारे पास सपोज ये 4 बच्चे हैं, जिसमें से 3 बच्चे हमारे पास JNK के और एक बच्चा हमारे पास गुजरात का है। तो अगर हम लोग देखें तो हमारे पास 242 पहला बच्चा है, 240 सेकेंड बच्चा है। तो 25% ऑफ 8 जो है वो 2 बनता है। तो हम लोगों के पास ये दोनों के चांसेस आर देयर, ये दोनों तो चले जाएंगे। लेकिन अगला जो नंबर है 239 JNK का, ये आगे नहीं जाएगा, बिकॉज उसके 25% की जो है कैप जो है वो फिनिश हो गई है, वो कैप हम लोगों को मिल गई है। अब उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेट है या नेक्स्ट जो बच्चा है वो नेक्स्ट स्टेट से लिया जाएगा। ऑफ कोर्स ये 237 वाला बच्चा जो है वो गुजरात का है, 239 से उसके मार्क्स कम है। लेकिन ये आप कह लीजिए कि सपोज गुजरात का ये टॉपर है, तो गुजरात वाले बच्चे को प्रेफरेंस मिलेगी, अब JNK वाले बच्चे को प्रेफरेंस नहीं मिलेगी आउटसाइड स्टेट में। तो बहुत सारे पेरेंट्स का ना, बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल आता है कि सर कट ऑफ क्या जाएगा। इस बार ना चीजें बिल्कुल ऑल टुगेदर चेंज हो चुकी हैं। मतलब अब ऐसा नहीं है कि, और कट ऑफ कोई किसी को नहीं बता सकता, बिकॉज कट ऑफ का रीजन ये है कि सीट्स के हिसाब से आप एकदम से नहीं वो कर सकते। आपको जो बच्चा JNK का दिख रहा है, जैसे हमारे पास कुछ एग्जांपल ऐसे भी थे कि हमारे कई ऐसे बच्चे थे जिन्होंने JNK के होने के बावजूद भी कपूरथला को फर्स्ट चॉइस दिया था। मतलब उन्होंने बच्चों को फर्स्ट चॉइस कपूरथला में डाला और कपूरथला उनको मिल गया, आउटसाइड स्टेट में मिला या अदर स्टेट में मिला। तो कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो ऑफ कोर्स होम स्टेट में नहीं डालना चाहते, जैसे सुजानपुर टीरा में
कहा जाता है कि एम्यूनिटीज ज्यादा अच्छी है, वहाँ बच्चों को स्विमिंग पूल मिलता है तो बच्चों को वो ज्यादा वो लगता है। और कई लोगों का मानना है कि यार अगर बच्चा घर से बाहर निकल ही रहा है तो फिर क्या नगरोटा, तो क्या सुजानपुर टीरा, या क्या कपूरथला, या क्या कुछ पूरा। तो वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, इसलिए हम लोग उसको लेके नहीं चलते। अभी तक का एक मैट्रिक्स ये भी था कि जितने भी हमारे पास बच्चे आते थे, अगर हम लोग देखें तो हमारे पास जनरली जो है हमारे पास 2256 सीट्स हैं फॉर बॉयज, 337 सीट्स है फॉर गर्ल्स। ये अक्रॉस इंडिया की बात कर रहा हूँ। और अदर सैनिक या न्यू सैनिक स्कूल में 1510 सीटें हैं। तो ओवरऑल अगर हम देखा जाए तो ये जो न्यू सैनिक स्कूल्स हैं यहाँ पर भी वही बच्चे जा पाएंगे जो बच्चे ने न्यू सैनिक स्कूल के लिए फिलअप किया होगा। अब इसमें भी दो कैटेगरीज हैं, एक है 40% और 60%। अब ये बात भी समझने वाली है कि 40% का मतलब क्या है और 60% का मतलब क्या है। 40% का मतलब है कि जो भी एग्जिस्टिंग न्यू सैनिक स्कूल है उन्होंने 60% जो प्रेफरेंस है वो ऑन स्टूडेंट्स को दी है। ये उनके अपने बच्चे हैं ऑन स्टूडेंट्स को। अगर कोई बच्चा सैनिक स्कूल का एग्जाम देता है और वो उनका अपना बच्चा है तो पहली प्रेफरेंस उसको 60% बच्चे को मिलेगी, एंड देन 40% बच्चे अदर स्टूडेंट्स को मिलेगी। वो अदर स्टूडेंट किसी भी स्टेट से हो सकता है। तो लेकिन ये भी वही जा सकता है जिसने ये ऑलरेडी फॉर्म फिलअप करते समय फिलअप किया होगा। और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये फिलअप ही नहीं किया हुआ है। कई लोगों की बात है कि अब क्या किया जाए, अब किस तरह से होगा ये, तो ये कैटेगरीज चेंज नहीं होगी, ये पर्टिकुलर जो है ये चेंज नहीं हो पाएगा। और अगर ये नहीं चेंज हो पाएगा तो इसका मतलब आप ये मान के चलिए कि ये उन बच्चों के चांसेस न्यू सैनिक स्कूल में तो नहीं रहेंगे। ठीक है। देन डिपेंड करता है न्यू सैनिक स्कूल में कि वो कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। आउटसाइड स्टेट बहुत सारे फैक्टर्स हैं। फीस क्या है, डिस्टेंस क्या है, क्योंकि भाई बच्चे को जब लेने जाना है छोड़ने जाना है तब भी आपको उस चीज का ध्यान रखना है। तो बहुत सारे पेरेंट्स इस चीज को भी ध्यान रखते हैं। तो अभी बहुत सारी परमुटेशन कॉम्बिनेशन बनेगी जब तक हमें फाइनल रिजल्ट मिलेगा। अभी ये पूरा मार्च का महीना इसी प्रक्रिया में चलेगा कि बच्चों को किस तरह की सीट्स कहाँ कहाँ पे मिलेंगी। इंपॉर्टेंट बात सभी पेरेंट्स हैं जो मेरी बात सुन रहे हैं, आप किसी भी स्कूल को सीधा बात करके नहीं पूछ पाएंगे इस बार, जैसे हम लोग पिछली बार पूछते थे। आपको इसी काउंसलिंग वाले पार्ट के ऊपर, जो काउंसलिंग वाली साइट है, जो यही काउंसलिंग वाली साइट है, उसी के ऊपर ही जाके आपको बार बार चेक करना पड़ेगा। अगर राउंड 1 में नहीं आता तो राउंड 2 में दोबारा से आपको उसको करना पड़ेगा। राउंड 2 में नहीं आता तो राउंड 3 में। तो आपको वो जो है ना, जो आप पहले डिफरेंट स्कूल्स को बात करते थे, पूछते थे डिफरेंट स्कूल से कि यहाँ पे सीट्स अवेलेबल है कि नहीं है, या लोगों को भटकना पड़ता था, जाना पड़ता था, फोन कॉल करनी पड़ती थी, या फिर कई बार उन लोगों को स्कूल में विजिट करना पड़ता था। तो अभी वो बात नहीं हो पाएगी। आपको सब कुछ यहाँ पर ही इस कंप्यूटर के ऊपर या आपके मोबाइल के ऊपर ही मिलेगा। तो वहां से आपको ये चीजें पता चलेगी कि अभी किस स्कूल की कितनी वैकेंसी रह गई हैं आफ्टर राउंड 1, आफ्टर राउंड 2, आफ्टर राउंड 3, इस तरह से। तो मैं अभी जो बात करूंगा वो सिर्फ नगरोटा की बात करूंगा कि नगरोटा में हमारे पास सीट्स टोटल हैं कितनी है। इफ वी सी तो हमारे पास टोटल जो सीट्स हैं, ये बॉयज की सीट्स और गर्ल्स की सीट्स को मैंने वो किया हुआ है। मतलब होम स्टेट में बॉयज की जो सीट्स हैं वो 37 है, और गर्ल्स की सीट्स जो हैं वो 5 है। वेर एज अगर हम लोग अदर स्टेट्स की बात करें तो भी बॉयज की जो सीट्स हैं वो 18 है, और गर्ल्स की सीट्स जो हैं वो 5 ही हैं। तो गर्ल्स की टोटल 10 सीट्स थी, 5 होम स्टेट के लिए और 5 अदर स्टेट्स के लिए। पहले मैं गर्ल्स की बात करता हूँ। अब क्योंकि टोटल हमारे पास ये 5 कैटेगरी हैं, जनरल जिसको अनरिजर्व बोला गया है, SC, ST, OBC, डिफेंस। तो हर एक में गर्ल्स की 1 यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, और एक यहाँ पे, 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 और एक यहाँ पे। तो टोटल 10 सीट्स यहीं पर ही डिवाइड हो जाती हैं। ठीक है। मोस्ट ऑफ द जो सीट्स हैं, मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में गर्ल्स की 10 सीट्स हैं और वो इसी तरह से ही डिवाइड हुई हैं। अनलेस बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं जिसमें गर्ल्स की सीट 10 से ज्यादा है, कहीं पे 12 है, कहीं पे 14 है, या कहीं पे कुछ इससे ज्यादा हो सकती है। तो उन सभी स्कूल्स में ये जो रेशियो है ये अलग हो सकता है। जो हमारा डिवीजन ऑफ परसेंटेज ऑफ सीट्स था वो बॉयज के लिए था। जैसे ओपन में रफली बॉयज को 13 सीट्स मिल रही हैं,
देन एससी की 6 सीट्स हैं, एसटी की 3 सीट्स हैं, देन ओबीसी की 10 सीट्स हैं, एंड डिफेंस की 5 सीट्स हैं। ये होम स्टेट्स के लिए हैं। और लगभग आधी सीट्स जो हैं वो अदर स्टेट्स के लिए है। 7 सीट्स जनरल में है, 3 सीट्स इनके एससी में है, 1 सीट एसटी में है, 5 सीट्स ऑफ कोर्स ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, और 2 सीट्स इनकी बॉयज की स्कीम में है। तो ये हमारे पास जो मोटे तौर पे अगर हम बात करें तो ये हमारे पास डिवीजन ऑफ सीट्स है इसके लिए। नगरोटा की बात करें तो नगरोटा में बॉयज के लिए जनरल में अगर हम लोग बात करें तो कोई भी सीट नहीं थी, और एससी और एसटी की एक एक सीट थी। यानी टोटल नगरोटा में 9th क्लास के लिए देर वर ओनली 2 सीट्स, और उन 2 सीट्स की अगर हम बात करें तो एक एससी की 1 सीट थी और एक एसटी की 1 सीट थी। अब ये जो 9th क्लास होती है ना, ये बड़ी डाइसी सी होती है। डाइसी इसलिए होती है बिकॉज 9th क्लास के लिए फ्रेश एडमिशन नहीं होता। 9th क्लास में जनरली वो बच्चे जाते हैं जो 6 क्लास में जो बच्चों ने छोड़ दिया होता है, जिन जो बच्चे 6 क्लास में नहीं जा पाते या 6 क्लास में एडजस्ट नहीं हो पाते, या किसी कारण 6 क्लास की सीट्स वेकेंट रह जाती है, या बच्चे जाने के बाद छोड़ के आ जाते हैं, या 6 क्लास में तो जाते हैं 7th या 8th में छोड़ देते हैं, फेल हो जाते हैं, कुछ भी कारण हो सकता है, या ट्रांसफर हो जाते हैं, कुछ भी कारण हो सकता है। उसके अगेंस्ट जो सीट्स बचती हैं, वो सीट्स जो हैं वो आप मान के चलिए कि वो 9th में बचती हैं। तो नगरोटा में 9th के लिए इट इज डिफिकल्ट कि जनरल के लिए तो कोई सीट नहीं है, लेकिन अदरवाइज एससी और एसटी के लिए देयर वाज 1 सीट ओनली। तो आप उसको इस तरह से देख सकते हैं। सो दिस वाज द डिवीजन ऑफ द सीट्स इन नगरोटा। बिकॉज हमारी होम स्टेट नगरोटा, तो मैं इसलिए नगरोटा की बात कर रहा हूँ। बाकियों की बात हम लोग थोड़ी देर में आगे बात करते हैं। देन इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज ये थी कि हम लोगों को अ, करना क्या है, व्हाट इज द प्रोसीजर वी हैव टू फॉलो। तो प्रोसीजर के लिए आप ये बात ध्यान से सुनिएगा कि हमारे पास हमारी आ, ये जो, हाँ, आज रात 12 बजे से, यानी 5 मार्च रात 12 बजे से ये आज आपकी साइट ओपन हो जाएगी, और ये आपकी साइट चलेगी 7th, सॉरी 6 और 7, 13th मार्च तक। 13th मार्च 11:55 तक। ठीक है जी, 13th मार्च 11:55 तक आप इसको अपनी चीजों को फिलअप कर सकते हैं। अब इसमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है कि यार रात को 12 बजे खुलते ही हम लोग एकदम से वो स्टार्ट कर देंगे। नीड नॉट टू वरी। आपको अपनी सीट्स पहले, आपको अपनी चॉइसेस फिलअप करनी है, उसके लिए उन्होंने 6 से 7 दिन दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डोंट गेट पैनिक कि आप एकदम से आज रात को सीट खुलेंगी तो आप एकदम से उसको शुरू कर देंगे और फिर बस फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे होगा, ऐसा नहीं है। आपको 7 दिन का टाइम दिया गया, आप 7 दिन में इन चीज को करेंगे तो फर्स्ट राउंड जो है वो 13th मार्च के बाद ही स्टार्ट होगा, और उसके ऊपर उन लोगों को वो रहेगा। ठीक है, तो आपके पास टाइम है, घबराना नहीं कि आप सुबह आराम से भगवान का आगे मत्था टेक के, गुरु के भाई गुरु के आगे मत्था टेक के, आप अपना खुदा के आगे मत्था टेक के आप उसके बाद ही इसको आगे शुरू करना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं कि आप रात को 12 बजे मोबाइल खोल के या लैपटॉप खोल के बैठ जाओ, तो घबराने वाली बात नहीं। यू आर हैविंग एनफ टाइम विद यू। सेकंड इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जितने भी आपके स्कूल हैं, आपने जो फर्स्ट चॉइस इसमें फिलअप की थी, डेट विल बी योर फर्स्ट चॉइस, वो आपकी फर्स्ट चॉइस रहेगी, वो डिफॉल्ट चॉइस है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। उसके अलावा आपको टोटल 9 चॉइसेस और फिलअप करनी है, जिसने सैनिक स्कूल के लिए किया है। और जिन लोगों ने न्यू सैनिक स्कूल के लिए फिलअप किया हुआ है, उन लोगों के पास 5 चॉइसेस और हैं। मतलब आपके पास टोटल 14 चॉइसेस, टोटल 15 चॉइसेस हैं। एक चॉइस जो आपकी डिफॉल्ट चॉइस है, जो आपने ऑलरेडी भर दी है, जो आपके पास, जैसे किसी ने नगरोटा भरी थी, किसी ने सपोज कपूरथला भर दी होगी, या किसी ने कुछ और भर दिया होगा, तो वो आपकी डिफॉल्ट चॉइस है। उसके अलावा डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ वैकेंसीज, आप उसको देख के आपकी अपनी कैटेगरी में, अगर कोई नॉन अनरिजर्व का तो वो अनरिजर्व में देखेगा, अगर कोई जनरल का तो जनरल, उसमें एससी का एससी में देखेगा, एसटी वाला एसटी में देखेगा। तो किसी और स्कूल में अगर आप
आप अपने स्कूल में फॉल नहीं करते हैं किसी भी कारण में, या आपको लगता है कि आपकी पहली चॉइस ये है, अब बाकी की चॉइसेस तो आपकी अदर स्टेट्स की बनेंगी, तो गो फॉर दो स्कूल्स जहां पे आपकी कैटेगरी की सीट्स ज्यादा है। दैट हैज टू बी योर फर्स्ट चॉइस। मतलब सपोज अगर मैं आपसे बात करूं कि एक एसटी का बच्चा है और उसने अपने सैनिक स्कूल नगरोटा भरा, लेकिन अब उसके पास उसकी 9 चॉइसेस जो आगे भरनी है वो उस स्कूल में बेटर भरे, पहली चॉइस उसको रखे जिसमें एसटी की ज्यादा सीट्स है। उसके बाद फिर धीरे धीरे बाकी स्कूल्स की, अगर आपको डिस्टेंस वाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको इस तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं है कि कौन से स्कूल में भरा जाए कौन से स्कूल में ना भरा जाए, तो उसके अकॉर्डिंगली नाउ अब करना क्या है। दिस इज समथिंग जो आपके कैंडिडेट्स के लिए इंस्ट्रक्शन है। सबसे पहले आपको अपना एप्लीकेशन नंबर, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको हैंडी करके रख लेना है, नंबर 1। तो एप्लीकेशन नंबर इज रिक्वायर्ड, दैट इज वेरी मच रिक्वायर्ड, राइट। मैंने आपके साथ ये पीडीएफ शेयर भी किया हुआ है। उसके अलावा सेकंड, जो मोबाइल नंबर और जो ईमेल आईडी आप जिस पे आपका रजिस्ट्रेशन हुआ था, ओटीपी आया था शुरू वाला जब आपका फर्स्ट ये लिया गया था, और आपको जो मोबाइल नंबर और ओटीपी आपने उस समय, सॉरी ईमेल आईडी जो उस समय लिया गया था, वो आपके रजिस्ट्रेशन के टाइम पे जो रहेगा वही आपको मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी चाहिए। दोनों में से एक चीज तो पक्का चाहिए। अगर दोनों नहीं है तो फिर बात बहुत गड़बड़ होने वाली है। अगर आपके पास कोई एक चीज है तो एक चीज की रिक्वायरमेंट तो रहेगी ही रहेगी, इसलिए आप उन दोनों में से किसी एक चीज को इन द मीन टाइम हैंडी कर लीजिए। क्योंकि क्या होगा कि आपको इसके ऊपर ओटीपी जाएगा, तो अगर आप इसमें देखें तो देयर विल नॉट बी एनी रिक्वेस्ट ऑफ, नो रिक्वेस्ट ऑफ चेंज ऑफ मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी विल बी एंटरटेन। तो ये दो चीजें तो होने ही नहीं वाली, इसलिए वो दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। तो क्या करेंगे, जब आप रजिस्ट्रेशन के लिए जाएंगे आपका एप्लीकेशन नंबर मांगेगा, उसके बाद आपको एक मोबाइल नंबर के ऊपर आपको एक ओटीपी आएगा, आपको वो ओटीपी सबमिट करना है, और उसके बाद एक नया पासवर्ड बनाना है इस साइट के लिए। जो पुराना था उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बट इस बार आपने एक नया पासवर्ड बनाना है। रिमेंबर दिस कि आपको एक नया पासवर्ड बनाना है, ठीक है। ये नया पासवर्ड बनाएंगे और उसको आप कंफर्म करेंगे, और इन पासवर्ड को आप संभाल के रख दीजिए। एंड देन उसके बाद आप दोबारा से इसी वेबसाइट के ऊपर साइन इन करेंगे विद न्यू पासवर्ड। आपका जो यूजर नेम है वो आपका एप्लीकेशन आईडी है, और आपका पासवर्ड जो है, जो अभी आपने नया पासवर्ड डाला है, वो रहेगा। उस पेज के ऊपर आएंगे तो आपके पास एक नीचे आई एग्री वाला बटन होगा, आपने उस आई एग्री वाले बटन को क्लिक करना है। वो जो भी है वो आई एग्री वाला बटन ही रहेगा, उसके अलावा आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। ये गवर्नमेंट का काम है, ये ऐसे ही है कि आपको वो करना ही है। जब आप उसको एग्री कर देंगे तो आपको अपने क्रिडेंशियल्स को वेरीफाई करना है। आप किसी भी चीज को चेंज नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ आप ज्यादा से ज्यादा आप अपने आ, उसको चेंज कर सकते हैं, आपका जो ये था डोमिसाइल। क्यों क्यों इसलिए क्योंकि कई बार कई बच्चों ने क्या किया, या कई पेरेंट्स ने क्या किया था, जब उन्होंने फॉर्म फिलअप किया था तो अब उनके बच्चे का डोमिसाइल रेडी नहीं था, तो उन्होंने अपना डोमिसाइल लगा दिया। तो आपको अगर कभी चेंज करना है तो आप उसको चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज बाकी कोई भी चीज आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। हाँ, क्रीडेंशियल्स आपको चेक करने पड़ेंगे, मतलब आपकी कैटेगरी सही है। आप बाकी इस केस में देखिए, चेंज ऑफ कैटेगरी और बाकी सब चीजें नहीं होंगी। आपने जब इसको कंफर्म कर लिया तो आपका प्रोफाइल दिखना शुरू हो जाएगा, और उसके बाद फिर आप फर्दर प्रोसेस कर सकते हैं, ठीक है जी। अब हम लोग बात करते हैं इसके बाद की फर्दर होने क्या वाला है। देखिए जी, सबसे पहले आपको ना ये चीज है जिसको आपने ध्यान देना है। अगर तो आपका काउंसलिंग में जब आप जाएंगे तो अब होगा क्या, जब आपने काउंसलिंग के लिए अपने नाम भर दिए वहां पे, तो आपको अगर आपका बच्चा उस स्कोर कार्ड में फॉल करेगा तो स्कूल वालों की तरफ से आपको कॉल आएगा, कि आपको ईमेल आएगा या कॉल आएगा या आपको मैसेज आएगा कि आपका बच्चा इस स्कूल के लिए भी सिलेक्टेड है, तो नेक्स्ट राउंड के लिए आइए। यानी उसके लिए आपका मेडिकल, उसका आपका वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी आधार कार्ड और उसका डोमिसाइल वगैरह, ये आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये आपका डीवी रहेगा। एंड उसके बाद आपको सब कुछ ठीक हो जाता है तो आपको फिर क्या करना है, आपको उस केस में
दोबारा से आपको उनका फी पे करना है एंड एडमिशन इज डन। अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा आपको ये स्कूल के लिए सेटिस्फाइड नहीं है तो आप उसको रिकंसिडर करेंगे। अगर आपका बच्चा फॉल करता है, सीट अलाउड होती है तो ठीक है, अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है तो आप रिकंसिडर करेंगे। रिकंसिडर का मतलब ये है कि आप फिर से सेकेंड राउंड में चले जाएंगे, फिर आपको सेकेंड राउंड में वो कंसिडरेशन देखने को मिलेगी, आपका फर्स्ट राउंड का काम खत्म। लेकिन अगर सपोज आपको फर्स्ट राउंड में सीट नहीं मिलती है तो आपका दोबारा से सेकंड राउंड के लिए आप रजिस्टर हो गए हैं, यानी आपको दोबारा से रजिस्टर करने की जरूरत तो नहीं है। लेकिन यस, सेकंड राउंड में आपको ध्यान जरूर देना है कि जब भी सेकंड राउंड है आप दोबारा से अपनी चॉइसेस को चेक करेंगे और उसके अकॉर्डिंगली आप आगे जाएंगे। और फिर दोबारा से देखेंगे कि अगर सीट अलॉट होगी है तो बहुत अच्छी बात है, आप उससे सेटिस्फाइड हैं तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है, तो आपको बाकी के प्रोसेस करना है, यानी आपको फिर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या फीस पे करनी है, वो जैसा भी होगा। लेकिन अगर आप उसमें सेटिस्फाइड नहीं है तो, अगर उस सीट से सेटिस्फाइड नहीं है तो रिकंसिडर इट, तो फिर आप थर्ड राउंड में जाएंगे। और अगर आपको सीट नहीं प्रोवाइड होती इस राउंड में भी तो घबराने की जरूरत नहीं है, आप नेक्स्ट राउंड के लिए फिर फर्दर आगे चलते जाएंगे और ये प्रोसेस ऐसे ही चलता जाएगा थर्ड और फोर्थ राउंड में भी, फिफ्थ राउंड में भी, जब तक ये सीट्स पूरी फिलअप नहीं हो जाती। ठीक है जी। तो इस बार ये ई काउंसलिंग का भी पंगा इसलिए लिया गया वो, क्योंकि उसका रीजन भी ये था कि बहुत सारे लोग क्या करते थे कि कई बार जाते थे और सीट्स जो थी वो फिलअप नहीं हो पाती थी, कई स्कूल्स की सीट वेकेंट रह जाती थी। तो अब इस प्रोसेस से एवरी स्कूल सीट विल बी फिल्ड अप, तो इसी कारण इन्होंने इस प्रोसेस को इस बार स्टार्ट किया और ये फर्स्ट टाइम हो रहा है, इसलिए सबके लिए ये नई चीज है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, आपको फिलअप क्या करना है, जैसे हम लोग बात कर रहे थे, आपको सबसे पहले अपना यहाँ पे ऐसा विंडो आएगा, जब आप उसके लिए जाएंगे तो आप यहाँ पे अपना एप्लीकेशन आईडी डालेंगे और उसके बाद करने के बाद आप उसको वेरीफाई करेंगे। जब आपने उसको वेरीफाई किया तो आपको मैसेज आएगा कि वेरिफिकेशन सक्सेसफुल, एंड ऐसा एक मैसेज अपीयर आएगा और आपने इसको ओके कर देना है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, तो आपने इसको ओके कर देना है। देन और फर्दर आगे जाएंगे तो नेक्स्ट स्टेप आपके पास आएगा, ये आपको एक ओटीपी मिलेगा, या तो आपके मोबाइल के ऊपर जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, और या फिर आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी के ऊपर जो आपने दिया था उस दौरान जब आपने बच्चे को रजिस्टर किया था एग्जामिनेशन फॉर्म भरने भरने के लिए। वंस ये हो जाएगा तो आपको ये ओटीपी यहाँ पे एंटर करना है और उसके बाद आपको अपना पासवर्ड बनाना है, जो मैं अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहा था। ये जो पासवर्ड है ये एक नया पासवर्ड होगा, वो आप अपनी मर्जी से दोबारा से बना सकते हैं, एंड सेम पासवर्ड को आपने री एंटर करना है इस जगह पे, एंड देन आप उसके बाद आगे लेके चलेंगे। जब आपका पास यहाँ पे फिर से ओके का बटन आएगा एंड देन यू विल मूव अहेड, एंड आपके पास अ, दोबारा से आपको एंटर करना है अपना एप्लीकेशन नंबर, और उसके बाद आपने अपना पासवर्ड डालना है, तो आप अपने मेन पोर्टल के ऊपर आ गए। जब आप मेन पोर्टल के ऊपर आ गए तो देन वो आपको बोलेगा एग्री करने के लिए, जिसकी आप बात कर रहे थे, तो यहाँ पे आपने जब एग्री कर दिया एंड देन उसके बाद आप फर्दर प्रोसेस के ऊपर चलेंगे। जब ये एग्री वाला बटन हो गया तो डिसएग्री तो करना ही नहीं है, इसलिए उसके बारे में सोचना ही नहीं है। ये आपका प्रोफाइल दिखाएगा, आप क्या नाम क्या है, आपके फादर का नाम क्या है, आपका स्कोर क्या है, आपका ऑल इंडिया रैंक क्या है, ये सब चीजें इसमें दिखी जाएंगी। एंड देन जब ये सब चीजें यहाँ पे दिया जाएगा तो ये एक एरर बट एक जगह है जो आपके पास बोली जाएगी कि आप इस क्रीडेंशियल को फिलअप चेंज कर सकते हैं। अब वो मैंने आपको बताया पहले ही कि वो डोमिसाइल हो सकता है, उसके अलावा कुछ और चेंज करने को वो आपको नहीं देगा। आपका क्रीडेंशियल्स को रिव्यू करने के लिए कहेगा, एंड फाइनली आप कंफर्म करेंगे तो आप रजिस्ट्रेशन आपकी डन होगी। वंस जब आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया देन उसके बाद आप नेक्स्ट आपका जो स्टेप है वो आपके पास जाएगा चॉइस फिलिंग के लिए। नाउ अब बात करते हैं कि चॉइस फिलिंग में क्या होने वाला है। अब सुनिए, यहाँ पे जो सैनिक स्कूल जिन्होंने सिर्फ फिलअप किया है तो उनके पास तो सिर्फ ये 9 चॉइसेस ही हैं, वो 9 चॉइसेस फिलअप करेंगे बस। लेकिन जिन्होंने सैनिक स्कूल प्लस न्यू सैनिक स्कूल भी फिलअप किया है तो उनके पास 9 चॉइसेस प्लस 5 चॉइसेस। और तीसरा,
जिस बच्चे ने सिर्फ सैनिक स्कूल प्लस 9 सैनिक स्कूल प्लस 60% वाला वही कर सकता है जो न्यू सैनिक स्कूल का ही बच्चा होगा। तो उसके पास टोटल 9 + 5 + 1 चॉइस है, यानी उसके पास टोटल 15 चॉइसेस हैं। तो आपके पास ये प्रेफरेंस 1 है, ये प्रेफरेंस 1 प्रेफरेंस 2 है, और ये जो उस स्कूल का बच्चा है जिसमें सैनिक स्कूल खुल रहा है उसके पास 3 चॉइसेस हैं, मतलब वो उसके पास टोटल 15 चॉइसेस बन रही है। ठीक है। अब क्या आता है कि जिस बच्चे ने सिर्फ सैनिक स्कूल भरा है और 40% रूट को नहीं लिया, तो उसके पास 9 + 1 चॉइस है। जिसने सैनिक स्कूल के लिए हाँ ही नहीं भरी, सिर्फ न्यू सैनिक स्कूल के लिए, मतलब उसी स्कूल का बच्चा था और उसको था कि मैंने पढ़ना तो इसी स्कूल में है लेकिन अब सैनिक स्कूल के उसमें पढ़ना है, तो वो उसके पास 5 + 1 चॉइस है। एंड इसी तरह से अगर वो सिर्फ उसी स्कूल के लिए ही जाना चाहता है, मतलब सैनिक स्कूल के लिए नहीं जाना चाहता, तो उसके पास सिर्फ एक ही चॉइस है। और अगर वो सिर्फ बाहर वाले सैनिक स्कूल के लिए जाना चाहता है, न्यू सैनिक स्कूल के लिए, तो उसके पास सिर्फ 5 ही चॉइसेस हैं। तो इस तरह से वो प्रायोरिटी 1, प्रायोरिटी 2 और प्रायोरिटी 3 आप लोगों ने फिलअप करनी है। तो अगेन आप अपने हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं। आपके पास जो 7 दिन का टाइम है, उस 7 दिन के टाइम में आपके पास ये क्या रहेगा, आप अपनी चॉइसेस को ऊपर नीचे कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन दिस। और ये आपके पास ऐसा बनेगा जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो ये इस तरह से आपका बनेगा जो आपके पास सैनिक स्कूल के अंदर आएगा। ऐसा ही वो जो 5 चॉइसेस आप फिलअप करेंगे तो वो यहाँ पे एग्जिस्ट दिखेगा, जैसे कि आप नेक्स्ट विंडो में देख रहे हैं। तो नेक्स्ट विंडो में आपके पास आपने देखा यहाँ पे 9 चॉइसेस हैं जो आपने उसने फिलअप की, 9 + 1 चॉइसेस। और ये जो वो 5 चॉइसेस हैं जो आप अपने दूसरे न्यू सैनिक स्कूल के लिए आप लेके चलेंगे। ठीक है जी। और जिसके पास ये 14 चॉइसेस हैं, तो ये 14 चॉइसेस में से कोई भी एक चॉइसेस रहेंगी, लेकिन प्रैक्टिकली कोई कुछ नहीं कर सकता। एक बात एक ध्यान रखिएगा, आप वेट एंड वॉच कर सकते हैं। आप बहुत डिफरेंट परमुटेशन कॉम्बिनेशन से, ऐसा नहीं है कि पहली लिस्ट में अगर बच्चे का नाम नहीं आया तो आएगा ही नहीं, दूसरी लिस्ट में आ सकता है, तीसरी लिस्ट में आ सकता है। तो लेकिन यस, थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा। जहां आपने इतनी देर धैर्य रखा, इतनी देर आपने अपना पेशेंस रखा, तो ये पेशेंस आपको अभी एंड प्रोसेस तक भी लेके चलना है। ठीक है जी। तो दिस वाज द होल प्रोसेस। ये मैं इसलिए बताना चाहता था कि सभी पेरेंट्स की एक रिक्वेस्ट थी कि सर कैसे करना है, किस तरह से करना है। तो आई थॉट कि मैं सबके साथ ही एक बार रूबरू हो जाऊं, तो बात सीधी सीधी सबको पता चल जाएगी, क्योंकि इतना बड़ा प्रोसेस एक साथ फोन पे बताना भी पॉसिबल नहीं था। तो दैट इज द रीजन कि मैं आपके साथ सर आया। एक्सक्यूज मी सर। हाँ, आपके कोई क्वेश्चंस है तो आप पूछिए जी। जी सर, एक क्वेश्चन है सर। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। सर एक्चुअली मेरे फादर ने ज्वाइन करना था, तो वो आ नहीं पाए, तो उनके बिहाफ पे मैंने ज्वाइन किया। तो एक्चुअली सर मेरे छोटे भाई ने इसका जो सैनिक रिटन एग्जाम दिया था, हम्म। तो उसके रिटन एग्जाम के रिजल्ट्स आ गए सर, तो उसकी सिलेक्शन हो गई है। तो सर हाँ, अभी इस क्वालिफाई मीटिंग में हुआ एक्चुअली है। आप। जी हाँ, सर। ये अभी ना क्वालिफाइड है। अभी मेरिट अच्छा लिस्ट सर। के ऊपर ही उसका फर्दर आगे बात बनेगी। अच्छा सर। जी। अच्छा अच्छा, तो अभी किसकी काउंसलिंग चल रही है सर ये? ये काउंसलिंग जो होगी ना, ये कल से स्टार्ट हो जाएगी। ये आप जी सर। यही सारा प्रोसीजर जो मैंने आपको बताया, यही अच्छा प्रोसीजर सर। आपने कल से फॉलो करना है। सबसे पहले आपको जी सर। अपने सैनिक स्कूल नगरोटा के लिए चेक करना है। ठीक है। एंड उसके बाद आपको फिर बाकी के उसको भी फिलअप करना है डिपेंडिंग अपॉन आपकी। आप एसटी कैटेगरी से ना, आप कारगिल से है ना, तो हाँ जी सर। आपकी कैटेगरी एसटी आएगी। तो एसटी में पहले आपने सैनिक स्कूल नगरोटा को फिलअप करना, और फिर मेरे ही आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आपने वो चॉइसेस पहले भरनी है जिसमें आपकी चॉइसेस के सीट्स ज्यादा है। एंड देन अकॉर्डिंगली आपको वो आपको जो चॉइसेस की सीट्स के जो मैट्रिक्स है ना, वो आपको वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगा। वो मैं आपके साथ एक लिंक शेयर कर दूंगा और मैं आपको बता दूंगा ठीक कि है सर। क्या है। ठीक है जी। ठीक है सर। ठीक है सर, थैंक यू हाँ सर। जी। कोई तो और लगना क्वेश्चन? चाहिए उसको, थोड़ा वो उधर करना था सामने को। वो देखो कहाँ रखा है वो काइंडली बेटा यार। उसको थोड़ा उधर कर दो, उसको खड़ा कर दो साइड में। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी, क्या हाल है सर? बस ठीक, आप सुनाए कैसे हैं? जी सर, बताइए। मैं एक्चुअली वो चेक कर रहा था, जम्मू कश्मीर में जनरल कैटेगरी में मैंने इसका लगाया पूरा ना। जो फर्स्ट नंबर में तो मेरे ख्याल में जम्मू कश्मीर का एक लड़का है एससी कैटेगरी में,
जी जी उसने 280 कुछ नंबर लिए हैं। 282। हाँ, तो इसका नंबर बनता है 60th, 60वें जी नंबर जी पे आता है। जी जी तो जैसे सीटें 13 हैं, तो फिर तो उसमें मुश्किल ही लग रहा है। तो बाहर देखेंगे, ट्राई करेंगे। जैसे आप 2 सीट्स बता रहे हैं जी जी। पर सैनिक स्कूल, तो उस नहीं हिसाब नहीं, से भी मैंने एक तो इसका। एग्जांपल बताया था सर। बेसिकली क्या है कि अच्छा अच्छा। मैंने आपको बताया कि हम्म, किसी पर्टिकुलर कैटेगरी में सपोज 8 या 10 सीटें हैं, या जैसे अभी बहुत सारे सैनिक स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे 200 सीट्स भी हैं, हमारे यहाँ पे 65 बिल्कुल सीटें बिल्कुल हैं। तो अगर उसमें बिल्कुल बिल्कुल। जैसे बच्चे का नंबर ऑफ सीट्स 200 के हिसाब से अगर हम देखें तो 33% उसका ले, वो रफली अराउंड हम्म, आप मान लीजिए कि 60 के आसपास पड़ता है, 67 के आसपास पड़ता जी है। जी और जी उस 67 में भी अगर हम लोग जनरल की बात करें तो वो हमारे पास लगभग 37.5% पड़ता है, लगभग वो हम्म, 27-28 सीटें पड़ती हैं। जी 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 जी। तो अगर उसके इसमें अच्छा सर। 27 या 28 जी सीटों जी। में से अगर सपोज हम्म, टोटल किसी भी स्टेट से ना वो 7 से ज्यादा बच्चे नहीं ले सकते। जी 7 जी से जी ज्यादा जी। बच्चे इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि वो 25% इज द अपर कैप। बिल्कुल बिल्कुल। जी, वो इस तरह से है। उसको मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा था। अच्छा अच्छा, वो मैं समझ गया। खाली मैं यही पूछ रहा था कि जैसे कि अगर इसके अंदर मेडिकल भी होता है ना, तो जी मेडिकल जी के अंदर जैसे जो सर, बच्चे अभी बहुत सारी क्वालिफाई नहीं करते हैं। परमिटेशन कॉम्बिनेशन होती है, बहुत सारे बच्चे मेडिकली आउट हो जाते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने। अच्छा, तभी तभी इन्होंने ये रखा हुआ है 13 तारीख तक शायद ही इनका मेडिकल वगैरह सब करके, तो फिर जो फाइनल शंटिंग होगी उसके बाद सेकंड अपॉर्चुनिटी देंगे। हाँ, उसके बाद सेकंड राउंड होगा सर, उसके बाद थर्ड राउंड भी होगा। तो तो मेरे ख्याल में आज इसलिए रात को 12 बजे लिंक ओपन कर देंगे। जी, अभी 12 बजे लिंक ओपन हो जाएगा, लेकिन आप इसको ये नहीं सोचेगा कि आप फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे आप नहीं, आराम वो से तो नहीं है। पढ़ेगा। वो तो मेरिट नीड के नॉट टू हिसाब वरी से ही अबाउट दैट, रहेगा। वो आप, हाँ, नीड नॉट टू बिल्कुल वरी बिल्कुल। अबाउट दैट। तो डोंट वो गेट तो पैनिक सुबह फॉर ही दैट। करेंगे आराम से। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए देखते हैं। होपफुली बिल्कुल अगर यहाँ बिल्कुल। नहीं हुआ तो आगे पीछे कहीं पास में अगर हो जाए तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट टाइम ट्राई करेगा 9th में। नहीं नहीं, कुछ भी होगा सर, आई एम ऑलवेज एट योर डिस्पोजल। जी सर, जी सर। जी। आपने अच्छा पढ़ाया इसको, तो थोड़ा अच्छा नंबर ले गया। थोड़ी सी इसकी भी लापरवाही, अगर थोड़ा सा और कर देता तो हो जाना था इसने। चले सर, ये बच्चे हैं सर, ये तभी तो हम इनको। जी जी जी, अभी तो छोटे हैं। अभी सर बहुत लाइफ पड़ी है बिल्कुल, द इनकी, ये बेस्ट थिंग इज, मैं एक्सपीरियंस तो है, फर्स्ट हमेशा सभी एक्सपीरियंस। पेरेंट्स के लिए ये एक वो है कि जो भी इन जी बच्चों जी, ने किया वो बहुत ज्यादा बहुत अच्छा किया। बेनिफिशियल था। जी बिल्कुल जी। बिल्कुल। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू ओके फॉर योर ओके टाइम सर। सर। मेरी ये रिकॉर्डिंग अभी बंद होने वाली है। इन केस अगर कोई चाहता है तो आई विल गेट बैक टू यू, काइंडली मैसेज मी फॉर दैट, आई विल गेट बैक टू यू अगेन। अदरवाइज थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।